प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके सामने एक सब्जेक्ट की ऐसी बड़ी चुनौती आती है जो है सोशल साइंस। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस बन जाता है, क्योंकि इसमें चार चार बुक्स मिल करके एक सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान का पेपर कहते हैं, वो तैयार होता है, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब मिला करके एक जो है पेपर जनरेट होता है। तो बच्चों, आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर के इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं आपका जो ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसको हम भूगोल कहते हैं, उसका जो पहला चैप्टर है बच्चों, इसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे। और इसी एक वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर का सारांश, पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं और जो भी उसका पूरा मूल निचोड़ है, वो सब आपको एकदम बढ़िया से सिखा करके रख दूंगा। और आपको बस अपने साथ में कॉपी पेपर रखना है और जितना इसमें दिख रहा है, जो बोल रहा हूं, उसको नोट करते हुए चलना है। थोड़ा सा माइंड को खोल करके रखना है और सोच के समझ करके उसको चलना है। सुनना तो पड़ेगा ही, समझना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए आपको कहते हैं कि अगर आपको और भी आगे कंटेंट चाहिए होगा तो आपके लाइक्स पर ही अगर 50 लाइक तक आता है इस वीडियो पे, तभी मैं आगे के कंटेंट को बनाऊंगा। और हाँ, आपसे निवेदन है कि आधे घंटे का टाइम दे करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा समय लग सकता है बच्चों, लेकिन मैं आपसे समय मांग रहा हूं। आप मुझे आधा घंटा का समय दीजिएगा, मैं आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का स्किल आपको सिखा करके दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू बच्चों। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेहनत चल रही है और मैंने काफी मेहनत से कंटेंट को तैयार किया हुआ है। तो चलिए करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। जो भी हमारे एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं या फिर जो भी स्टेट में बच्चे पढ़ रहे हैं जहां पे एनसीईआरटी चल रही है, उस सब के लिए ये एकदम जबरदस्त पैकेज रहने वाला है। तो देखिए, संसाधन है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, संसाधन है क्या? तो एक लाइन में ऐसी सारी चीजें या ऐसी वे सभी वस्तुएं, एकदम अपनी भाषा में सीखो, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करें। ध्यान देना, वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करें और हमारे लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाती हैं। बस एक लाइन में, वे सब कुछ जो हमारी आवश्यकता को पूरी करें और उपयोगी हो, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। आई होप कि आप सभी को बच्चों क्लियर हो गया होगा कि वैसी सारी चीजें जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती हों और हमारे लिए उपयोगी हों, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब इसकी क्या खासियत होती है संसाधन की? तो बच्चों, संसाधन मतलब अच्छे तरीके से हमको हमारी उपयोगिता में आते हैं। ये मूल्यवान, इनके वैल्यू वाले होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, मानव तकनीकी क्षमता के साथ में इनका प्रयोग होना चाहिए। इसकी खासियत होती है, राइट। यानी उपयोगिता के आधार पर इनकी वैल्यू होनी चाहिए, मानव द्वारा तकनीकी क्षमता के साथ इनका प्रयोग होना चाहिए, किनका? संसाधनों का, राइट। ये इनकी खासियत होती है। फिलहाल विशेषता नहीं पूछी जाती है, संसाधन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। इनको हम कई भागों में इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे हवा हो गए, जल हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज, ये सब प्रकृति के द्वारा मिली हुई चीजें हैं, इनको हम नहीं बना पाते हैं, राइट। इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और ये हमारे लिए, हमारी आवश्यकता को पूरी भी करती हैं और हमारे लिए उपयोगी भी हैं। इसीलिए संसाधन है, क्योंकि संसाधन की डेफिनेशन हमने आप अभी ऊपर में पढ़ी, एक सिंपल सी लाइन में। अच्छा, मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? जिसको मानव ने निर्मित किया, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गई, सड़कें हो गई, ये सब चीजें। एकदम सिंपल सा है बच्चों। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, मानव निर्मित संसाधन जो हमने बनाए हैं। अच्छा, मानव संसाधन यानी आदमी जो हम हैं, हम खुद ही अपने आप में एक संसाधन है अपने लिए। कैसे? शिक्षा व कौशल से संपन्न व्यक्ति जो होता है, वो एक मानव संसाधन के रूप में काम करता है या फिर मानव संसाधन के रूप में होता है।
क्यों? क्योंकि एक शिक्षा और कौशल से संपन्न व्यक्ति ही जो आवश्यकताएं हैं, देश की आवश्यकताएं हैं और देश की जो उपयोग की या जरूरत की चीजें हैं उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मानव भी एक संसाधन के रूप में दिखता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दूसरा आधार है। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, दूसरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, राइट। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय में कैसे? नवीकरणीय का अंग्रेजी होता है रिन्यूएबल, यानी जिसको हम दोबारा बार बार यूज कर सकें। जैसे सूर्य हो गया, ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा हो गई, वन हो गई, जल हो गया, राइट। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, एमसीक्यूज में आता है। उदाहरण दे देगा, कहेगा सूर्य ऊर्जा, वन, जल, या फिर इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, या फिर इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर पाते हैं, बार बार यूज नहीं कर पाते, एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या मेटल्स जो धातुएं होती हैं। अब बात करते हैं तीसरा स्तर, विकास के स्तर पर हमने संसाधनों को कैसे बांटा है। तो संभाव्य यानी जिसकी संभावना है भविष्य में, और विकसित यानी जो अभी हो चुका है, जो वर्तमान में चल रहा है। संभाव्य का मतलब भविष्य में उपयोग हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा है, वो भविष्य के लिए हमारे लिए ऊर्जा का संसाधन है, इसलिए संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब जिसकी भविष्य में संभावना हो। और विकसित संसाधन जो डेवलप हो चुके हैं, यानी वर्तमान में जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये विकास के स्तर पे संसाधनों का वर्गीकरण हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी जिसपे जिन संसाधनों पर किसी का अधिकार हो। जैसे व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जैसे व्यक्तिगत संसाधन जैसे किसी आदमी खास विशेष का हो, जैसे कोई खेत है वो किसी आदमी व्यक्ति का रहता है, कुआं है किसी आदमी विशेष का रहता है। अब सामुदायिक चीजें जैसे चारागाह हो गई, गांव का तालाब हो गया, ये सामुदायिक मतलब सभी गांव के या किसी प्रांत के सभी लोगों के लिए हो। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर सड़क हो गई, रेलवे हो गई, खनिज संपदाएं हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र से 200 किलोमीटर बाहर वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र हुआ, समुद्र के अंदर में भी 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो जिस देश के पास में होता है, और सभी देश के जो उतनी रेंजेस होती हैं उसके बाहर वाला जो इलाका होता है वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, वो किसी का नहीं रहता। चलिए अब बढ़ते हैं, तीसरी बात जो बात करते हैं बच्चों वो है भारत में संसाधनों की समस्या है। अच्छा, किन किन चीजों से समस्याएं हैं? तो असमान वितरण, यानी जो हमारे यहाँ संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल तरीके से हुआ है, यानी कि सभी लोगों में बराबर तरीके से संसाधनों का वितरण नहीं हो पाया है, इसलिए हमारे यहाँ सबके लिए प्रॉपर संसाधन नहीं मिलते, इसलिए संसाधनों की समस्या उत्पन्न हो गई है। अच्छा, अति दोहन जिसको हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, यानी कि बहुत अंधाधुंध तरीके से, जैसे जो वन संसाधन है उनमें जो पेड़ होते हैं, पेड़ों का अंधाधुंध हम लोग दोहन करते हैं, कटाई करते हैं, तो वो अतिदोहन हो गया, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, अगला है पर्यावरणीय ह्रास, इसको डिफॉरेस्टेशन या फिर लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ये चीज पर्यावरणीय ह्रास, जो पर्यावरण में होने वाले पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, इसे हम लोग पर्यावरणीय ह्रास कहते हैं, जिसके चलते हमारे जो संसाधन है उसमें कमी आ रही है। अब बात करते हैं बच्चों संसाधन योजना, यानी संसाधन के लिए जो हम रिसोर्सेस प्लानिंग करते हैं उसकी क्या क्या जरूरत है, कैसे हम संसाधन की योजना कर सकते हैं, रिसोर्सेस की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? संसाधनों की पहली बात क्या है? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान करना पड़ेगा। उसके बाद उपयोग की तकनीकी को हमको तय करना पड़ेगा कि किस टेक्निक से हम इसका उपयोग करें। उसके बाद योजना बना करके हमको उसको कार्यान्वयन करना है, यानी कि काम में लेना है, राइट। एक प्लानिंग के थ्रू जो है काम में लेना है। अब बात करते हैं, जब इतनी सब बातें हो गई तो सतत विकास कैसे पीछे रह सकता है। आज का समय बच्चों सतत विकास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसका मतलब हमें जान लेना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा विकास, जो हमारा विकास है वो ऐसा हो जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ी की, जो भविष्य की पीढ़ी यानी आने वाली जो जनरेशन है उसकी जरूरतें ना बिगाड़े।
यानी उनकी जरूरतों को, उनके लिए भी हम उन संसाधनों को बचा करके रखें। बस इतना समझ जाइए कि जैसे आज हम जो चीज यूज कर रहे हैं, हमको ये ध्यान में रखना है। सतत विकास का बात कर रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें अपने विकास को इस तरह से यूज करना है ताकि हमारा डेवलपमेंट के कारण आगे आने वाली जनरेशन जो है उसकी जरूरतों के लिए जो चीजें हैं वो भी अवेलेबल रहें। ऐसा ना हो कि उनकी जरूरतें जो है वो बिगड़ जाएं, या यूं कह लो कि उनकी जरूरत के लिए जो चीजें जरूरत हो वो हम पहले से ही उसको नष्ट कर चुके हों। राइट। इसको करने के लिए हमें क्या चीजों पे ध्यान देना होगा बच्चों? वो ध्यान देना, पर्यावरण संरक्षण करना पड़ेगा, और क्या, संसाधनों का समान उपयोग करना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हैं जिनके माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, या सस्टेनेबल या सतत विकास पे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन सभी संसाधनों में जो भूमि संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भूमि संसाधन है वही हमारे लिए जीने का एकमात्र सहारा है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन याद रखना कि कृषि योग्य भूमि जो हमारा भारत है, जो कृषि योग्य भूमि है, एक्चुअली ये अभी ग्लोबल स्तर पे की बात कर रहा है। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 43%। राइट, 43% भूमि, जैसे मान लो ये आपका लगभग 43% का मतलब 50% से भी कम। अब जैसे 4 टुकड़े कर दो, 4 का मतलब 2, आधा हो गया, आधे से भी कम, ये समझ लो ये इतना हिस्सा, ये जो अभी मैं इस तरह से कलर कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो है ये इतना जमीन है। राइट, इसी पे कृषि योग्य भूमि इतनी ही है। अच्छा, वन कितने हैं इसमें? 22%। 22% क्या है? वन है। बंजर भूमि ऐसी जमीन जिस पर कुछ नहीं है, ना पेड़ है ना पौधे हैं, खाली है, वो ऐसी जमीन 8% है। और वो जमीनें जिनको हम अदर कह रहे हैं, यानी जो सड़क निर्माण कार्य या सड़क इन सब में यूज हुई है वो, राइट, बाकी सब वैसी जमीनें हैं। तो इस तरह से ये 30 हो गया, 40 30 70, 70 3 73, 73% तो ये हो गया। अच्छा, बाकी जो 27% है, सोचिए 27% में हम निर्माण कार्य जैसे भवन वगैरह हो गया, सड़कें हो गई, ये सब चीजें हम यूज कर चुके हैं। अब सोचिए कि हमारे जमीन किस तरह से, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन, राइट, पूरे वर्ल्ड वाइड की। अच्छा, भूमि क्षरण, क्षरण का मतलब होता है जो जमीन है, राइट, जो जमीन है उसका क्षरण का मतलब होता है नुकसान होना, क्षरित होना या कमजोर होना। राइट, तो यहां क्षरण का मतलब है धीरे धीरे खराब होना। क्षरण से मतलब होता है खराब होना, टूटना या कम होना। तो क्यों जमीन जो है क्षरित हो रही है, उसके क्या क्या कारण है बच्चों? तो ध्यान देना, भूमि क्षरण के कारण है वनों की कटाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कारण अत्यधिक चराई। बहुत ज्यादा हम जो है जानवरों को, जो जानवर हैं वो जंगल में चरते हैं, जिससे जो भूमि ऊपर की जो मिट्टी है वो कटती है। खनन खुदाई के कारण जो भूमि है वो खराब हो रही है। और अत्यधिक सिंचाई, यानी जहां पे जल भराव ज्यादा होता है वहां भी जो है मिट्टी क्षरित होती है। अच्छा, संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, यानी इसको बचाने के कौन कौन से उपाय हैं? मृदा को क्षरित होने से बचाने के उपाय कौन कौन से हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा भूमि बचाने के लिए? अधिक से अधिक वृक्षारोपण, कंटूर जुताई करनी पड़ेगी, मृदा संरक्षण टेक्निक अपनानी पड़ेगी, और गली अवरोधन विधि अपनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो मृदा संसाधन है जिनसे आपके पास क्वेश्चन उठते हैं बच्चों। अगर वीडियो अभी तक देखा है आपने तो जरूर पसंद आना चाहिए, मेरा ऐसा दावा है। और अगर पसंद आए तो 50 लाइक से ऊपर पहुंचाना, उसके बाद ही मैं इसके आगे का कंटेंट बनाऊंगा बच्चों। नहीं तो फिर मैं इसी वीडियो को बना करके रह जाऊंगा, और मैं यह मान लूंगा कि हमारे बच्चे ये सब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तब मैं कुछ और आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और अगर हाँ 50 लाइक्स के ऊपर आप कर जाते हो तो निश्चित है मैं इसके आगे का कंटिन्यूअस टोटल आपका सोशल साइंस का टॉपिक कवर करूंगा, और इवन और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और 50 लाइक्स कंप्लीट कराइए, और व्यूज भी आने चाहिए। जान लो पूरे आधे घंटे में आपको टाइम मांगा हूं तो आधे घंटे आप इसको देखें जरूर। राइट, उसके बाद जज करना। आपको खराब लगे, कंटेंट खराब लगे तो जरूर कमेंट करके एकदम सीधे सीधे लिखना कि सर ये वीडियो मुझे एकदम काम का नहीं है, एकदम बकवास है।
राइट, और डिसलाइक कर देना। चैनल पे अगर सब्सक्राइब भी किए हैं तो अनसब्सक्राइब भी कर देना, एकदम दावे के साथ में कह रहा हूं। राइट, चलिए अब बात करते हैं भारत की मुख्य मृदा कितने प्रकार की होती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की हमने यहाँ पे मृदाएं देखी हुई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मृदा कितने प्रकार की, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। कौन कौन सी? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, रेतीली और पर्वतीय, ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से हमारी हैं। वैसे कहीं कहीं पे 8 भी 7 भी इस तरह से भी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी को ही हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। अच्छा, अब इनको हम याद कैसे करेंगे? अच्छा, जलोढ़ मृदा कौन सी है? देखिए ये सबसे उपजाऊ, ध्यान देना, सबसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा, भारत की जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ। और ये कौन से रीजन में पाई जाती है? गंगा यमुना का जो मैदान है, यानी प्लेन रीजन। काली मृदा ये कपास उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, जो कहां मिलती है? दक्कन के पठार पे। लाल मृदा ये दक्षिणी पठार जो है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र में। लिटेराइट मिट्टी कर्नाटका में पाई जाती है, कर्नाटका के आसपास के क्षेत्र में, जो केरल, कर्नाटका, केरल, इन सब में जो चाय कॉफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेतीली मिट्टी राजस्थान, जो थार का मरुस्थल है वहां सब पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पाई जाती है, और ये बागवानी और फलों के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने अंगूर, सेब, ये सब सुना होगा कि हमारे हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से ये सब आते हैं। राइट, इस तरह से वो सब कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा। अच्छा, अब इन मिट्टियों को आपको याद कैसे करना है कि कौन कौन सी है? जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, रेतीली और पर्वतीय। कैसे याद करेंगे? तो देखिए उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूं, सुपर ट्रिक लेके आया हूं। एक ये देखिए हाईलाइटेड जो टर्म है इसको याद रख लीजिए, इसी में सारे 6 की 6 मिट्टियों के नाम हैं। जल काले और लाल होते हैं, जल जो है वो काले और लाल होते हैं लेटे हुए रेगिस्तानी पहाड़ पर। ध्यान देना, जल काले लाल लेटे रेगिस्तानी पहाड़ पर। तो इस तरह से हमको याद करना है, जल काले लाल और लेटे रेगिस्तानी पहाड़ पर। जल का मतलब जलोढ़, काले का मतलब काली मिट्टी, लाल से लाल मिट्टी, लेटे से लेटराइट, रेगिस्तानी से रेतीली मिट्टी और पहाड़ से पहाड़ी या पर्वतीय मृदा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया हो तो जरूर एक लाइक हिट बटन जरूर कीजिए और लिखिए कि यस यस यस। राइट, चलिए अब आपको कुछ और खास बात बताते हैं। इसको जरूर याद रखना कि किस मृदा में कौन सी चीजें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ, अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी कहता है तो जलोढ़। और काली, कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी? काली। एक चीज और याद रखना बच्चों, इसको रेग्यूर भी कहते हैं, रेग्यूर। रेग्यूर मिट्टी पूछता है कि रेग्यूर मृदा का मतलब किसे रेग्यूर मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं? रेग्यूर मृदा के नाम से भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं हम इसका। देखिए जलोढ़ मिट्टी की खास बात ध्यान देना, एक एक को अलग पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा को हम लोग एलोवियल सॉइल कहते हैं, अंग्रेजी में एलोवियल सॉइल कहते हैं। याद रखना फिर से, एलोवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ होती है। ये क्या है? सबसे उपजाऊ। और कहाँ मिलती है? गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है और उत्तर भारत का मैदान, जो प्लेन रीजन या समतल भाग है, वहां पर ये नदियों के द्वारा बहा के लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। अच्छा, गंगा का जल उपजाऊ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गंगा का इलाका है वहीं पे पाई जाती है, और गंगा का जल क्या होता है? सबसे उपजाऊ होता है। थोड़ा सा मेंटल में ध्यान रखेंगे, दिमाग में ध्यान रखेंगे तो एकदम याद रहेगा। गंगा का मतलब गंगा घाटी, जल मतलब जलोढ़, उपजाऊ मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी। अब इसी तरह से काली मिट्टी को हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसकी क्या खास बात है कि उत्पादन किसका करती है? कपास का। दक्कन के पठार पे इलाके में पाई जाती है और नमी रोकने वाली मिट्टी होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा नमी रोकती है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? काला कपास का कपड़ा। कपास कैसे होता है? कपास का ऊपरी कोट वो काला होता है, अंदर में सफेद कलर का आपको रुई, जिसको कपास कहते हैं। तो काला से काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतर। इसका और दूसरा नाम क्या है? रेग्यूर। मैं फिर लिख रहा हूं, रेग्यूर मिट्टी कहते हैं। अगला लाल सॉइल, जिसको रेड सॉइल कहते हैं, लाल मिट्टी, ये दक्षिण पूर्व का जो पठार है उसके इलाके में पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है, ध्यान लेना, इसमें लौह तत्व तो सबसे ज्यादा होता है। राइट, इसी कारण से ये लाल दिखती है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसी के कारण ये लाल मिट्टी दिखती है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का कलर जो है वो धूसर कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। लाल लौह, इससे याद करना है, लाल मतलब लाल मिट्टी, लौह मतलब लोहे के वजह से लाल रंग का होता है।
अब बढ़ते हैं चौथी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इसको इंग्लिश में लेटेराइट ही बोलते हैं। ये कर्नाटका, केरल, और ये ईंट की तरह होती है। ध्यान देना, जो ईंट आपने ईंट भट्ठे वाला ईंट देखा होगा, इसमें चाय और कॉफी, तो पूछेगा चाय और कॉफी उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो आंसर होगा लेटेराइट मृदा। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। चलिए कैसे याद रखोगे, लेट कर चाय पियो, बहुत लोग गंदी आदत है लेट कर चाय पियो, लेकिन इसे ट्रिक बना लो, लेट मतलब लेटेराइट, चाय मतलब चाय बगान, राइट। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। पांचवा, रेतीली मिट्टी, जिसको एराइड सॉइल भी बोलते हैं। रेतीली मिट्टी या फिर जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसे हम लोग एराइड सॉइल बोलते हैं। तो ये राजस्थान, जहां कम पानी होता है वहां पाई जाती है और इसमें नमक अधिक होता है, राइट। रेगिस्तान का मतलब रेत और रेगिस्तान मतलब रेतीली मिट्टी, राइट। इसलिए राजस्थान कम पानी, राइट, नमक अधिक। तो ये इसका ट्रिक था याद रखने का, राजस्थान में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, पानी कम होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं बच्चों पर्वतीय या फिर वन मिट्टी, जिसको माउंटेन सॉइल या कहीं कहीं फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। इसमें सेब संतरा की खेती खूब होती है, सेब संतरा अंगूर। हिमालय में ये बागवानी के लिए सबसे फेमस है, हिमालयी रीजन में ये पाई जाती है। इसके लिए ट्रिक क्या है, पहाड़ पर फल, पहाड़ का मतलब पर्वतीय मिट्टी और फल मतलब बागवानी। अब देखते हैं इन मिट्टियों को हम अपने इंडिया के मैप पर देखते हैं कि ये मैप पे कौन कौन से इलाके में ये हमारे दिखती हैं और कैसे कैसे यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कलर को इंडिकेट किया, इस कलर को इग्नोर कर देना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहले ये जो इलाका है बच्चों, ये देखो ये वाला जिसपे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये येलो रीजन वाला, येलो रीजन, ये मेनली एलोवियल सॉइल के लिए है, जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। और ये ब्लैक वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये है आपका ब्लैक सॉइल का। रेड सॉइल वाला इलाका, ये देखो रेड कलर वाला, ये रेड सॉइल के लिए है। ये जो अब मैं घेरा कर रहा हूं, ये रेड सॉइल का इलाका हो गया। उसके बाद लेटेराइट सॉइल वाला, ये वाला लेटेराइट का हो गया। ये इधर देखिए राजस्थान वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका, ये आपका क्या हो गया, एराइड सॉइल हो गया, यानी कि जो रेतीली मृदा हो गई। और जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा ये वाला, और ये इधर ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सेवन सिस्टर्स वाला, ये पूरा इलाका आपका माउंटेन फॉरेस्ट वाला रीजन हो गया। तो ये माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। तो आई होप कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा। और बढ़ते हैं अब इसके संसाधन और विकास, इसके एमसीक्यूज रिवीजन करने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से आपके साथ में क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले परिभाषा और आधारभूत बातों पर क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें और हमारे लिए उपयोगी हो, वो संसाधन। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी। दूसरे क्वेश्चन का, मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो शिक्षा और कौशल से संपन्न व्यक्ति को मानव संसाधन कहते हैं, सी सही हो जाएगा बच्चों। तीसरा, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब भविष्य की पीढ़ी की जरूरतें सुरक्षित रखते हुए विकास करना, इसका ये मतलब है, सी सही हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा, संसाधनों के वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम और धातु किस प्रकार के संसाधन है बच्चों, तो ये देखिए कोयला, पेट्रोलियम और धातु, तो ये अनवीकरणीय, यानी इनको हम दोबारा बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए अनवीकरणीय ये सोर्स हो गए। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान में पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन, ये संभाव्य है, यानी इसकी संभावना है, राइट। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण बताना है, तो समुद्र से 200 किलोमीटर बाहर का क्षेत्र जो होता है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। अब ये हो गया इसका बी सही। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, संसाधन योजना के पहले चरण में क्या किया जाता है, जो संसाधन योजना होती है उसमें हम संसाधनों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब भूमि उपयोग और समस्या पर आधारित क्वेश्चन है, 8वां नंबर, भारत में भूमि उपयोग में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, राइट। तो कृषि योग्य जो भूमि है वो सबसे बड़े हिस्से में है, कितना है, 43% है। 22% हमारे जंगल हैं और 8% में क्या है, जो अन्य निर्माण वाली चीजें हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, भारत में वनों का परसेंटेज लगभग कितना है, तो भारत में वन कितने हैं, अभी बताया 22%। भारत में वनों की संख्या कितनी है,
22%। अच्छा, भूमि क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों की कटाई सबसे प्रमुख कारण है। मृदा और संरक्षण से क्वेश्चन है 11 नंबर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो कपास, का से काली, का से कपास, याद रखना। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कौन सी फसल होती है? तो चाय और कॉफी। कहाँ होता है? कर्नाटका और केरला। का से कर्नाटका, का से केरला। आगे, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एलोवियल सॉइल। भी हिंदी में लिख देगा एलोवियल, तो वो भी ध्यान देना है। सीढ़ीदार खेती कहाँ अपनाई जाती है? जिसको टेरेक फार्मिंग कहते हैं, टेरेक फार्मिंग, वो कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती अपनाई जाती है। सी सही हो जाएगा बच्चों। और 15वां लास्ट क्वेश्चन जो है वो समस्या और निष्कर्ष पर है कि संसाधनों की असमान वितरण से क्या समस्या उत्पन्न हो? संसाधनों का जो असमान वितरण है उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो गरीबी और असमानता उत्पन्न होती है, जैसा कि अपने यहाँ भारत में काफी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ने पे बच्चों आपको क्या सीख मिलती है? हमको सीख ये मिलती है कि संसाधन जो है वो सीमित हैं, राइट, और संतुलित उपयोग और सतत विकास ही मानव का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और ये आपके लिए काफी मददगार साबित करे होगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपका लाइक 50 के क्रॉस जाता है तब। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।